नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, सुप्रभात। जया के साथ मैं राजेंद्र देव और यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल, और बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हर खबर बिल्कुल अलग और नए अंदाज में आपके सामने होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात न्यूजीलैंड और भारत के होने वाले टेस्ट मुकाबले की करेंगे। आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होने जा रहा है। कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा सहित कुछ शीर्ष खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में भारतीय टीम पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम की अगुवाई अंजुक रहाड़े करेंगे और जो कि पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में भी चल रहे हैं। सुबह 9:30 पर मुकाबला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, कीवी टीम की भारत दौरे की शुरुआत फिलहाल अच्छी नहीं रही है, लेकिन कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने कहा है कि भारतीय टीम मजबूत है और उसका घरेलू मैदान भी है, लेकिन हम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे और वापसी करेंगे। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में जीत के लिए दोनों टीमों ने जमकर नेट प्रैक्टिस की है। हालांकि इस 5 दिवसीय मुकाबले में पिच का अहम योगदान होगा और सभी की नजरें ग्रीन पार्क मैदान की पिच पर टिकी होंगी। बिल्कुल, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें क्रिकेट के बीच इससे पहले टेस्ट मुकाबले इंग्लैंड में हुई थी और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को करारी शिकस्त भी दी थी। और इसके अलावा T20 विश्व कप 2021 में भी न्यूजीलैंड की टीम भारत को हरा चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड को भारत ने मौजूदा दौर में T20 सीरीज में 3-0 से हराया है और आत्मविश्वास से भरी हुई है। अब बारी है 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का, जिसका पहला मुकाबला आज से शुरू होने जा रहा है। तो आज पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में और आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के ग्रेटर नोएडा दौरे की और जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की। प्रधानमंत्री मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर पश्चिमी यूपी में विकास की आधारशिला रखने जा रहे हैं। आज एशिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का भूमि पूजन होना है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और इसके लिए भव्य पंडाल भी वहां पर सजाया गया है। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। पीएम मोदी आज एयरपोर्ट की नींव रखेंगे। आपको बता दें कि पूरे कार्यक्रम स्थल को एसपी ज्विक ने अपने हैंडओवर कर लिया है। सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही भव्य तरीके से मंच को भी सजा दिया गया है। मंच को सजाने में 20 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। कार्यक्रम काफी भव्य तरीके से आयोजित की जा रही है। बिल्कुल, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण 1300 हेक्टेयर पर होगा, इसका निर्माण होगा और पहला चरण 3 वर्षों में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी और इसके तैयार हो जाने के बाद हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जर्मनी की एक कंपनी बनाएगी। दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में एक होने जा रहा है और इसकी कनेक्टिविटी 4 एक्सप्रेसवे से सीधे रहेगी। एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी के 30 जिले जुड़ेंगे। वहीं एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल और 5 रनवे भी होंगे। इस पर 178 प्लेन एक साथ खड़े होने की क्षमता भी होगी। साल 2024 में एयरपोर्ट से उड़ान शुरू भी हो जाएगी। वहीं इसका 4 चरणों में निर्माण होगा। ये एयरपोर्ट 6200 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा और इस पर कुल 29,650 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो जेवर यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और अब आपको बताते हैं कि यूपी के बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट सबसे पहले से ये मौजूद है। वाराणसी एयरपोर्ट जो कि पहले से मौजूद है। कुशीनगर एयरपोर्ट
का उद्घाटन भी हो चुका है और इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट काम इसका जारी है। जेवर एयरपोर्ट जिसका आज शिलान्यास होने जा रहा है। और अब आपको बताते हैं जेवर एयरपोर्ट बनने से यूपी के विकास की रफ्तार को क्या फर्क पड़ने वाला है, यूपी के विकास में कैसे बढ़ोतरी होने वाली है। यूपी के विकास की रफ्तार बढ़ेगी ऐसा अनुमान है। यूपी में विदेशी निवेश आने की संभावना बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार को रफ्तार मिलेगी, यूपी को नए उद्योग लगाने के अवसर मिलेंगे, क्षेत्रीय लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे का विस्तार होगा, हवाई अड्डा, सड़क, रेल और मेट्रो का सीधा कनेक्शन होगा, टैक्सी, बस सेवा और निजी वाहन पार्किंग सुविधा होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का हब बन जाएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, और अब आपको बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट से क्या-क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है। सबसे पहले तो यमुना एक्सप्रेसवे जो कि कनेक्ट रहेगा, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये भी कनेक्ट होगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल, ये तमाम कनेक्टिविटी रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां एक और भाजपा जेवर एयरपोर्ट के भव्य शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है, क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने को मजबूर है। मुआवजा किसानों का हक है। और प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया गया है, जी किसानों के प्रति यदि आपकी नीयत सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा कि क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने के लिए मजबूर है। ये सवाल पूछा है। मुआवजा किसानों का हक है, नरेंद्र मोदी जी, और किसानों के प्रति यदि आपकी नीयत सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। करारा प्रहार ये किया है प्रियंका गांधी ने और सीधे तौर पर मुआवजे को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किया है। तो हमारे दो संवाददाता इस वक्त उसी स्पॉट पर हैं जहां पर आज कार्यक्रम और भूमि पूजन होना है। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। पहले हम अविनाश तिवारी से ही बात करेंगे। अविनाश, आप बिल्कुल ठीक इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? चूंकि आज ही कार्यक्रम है, थोड़ी देर में हम देख सकेंगे कि वहाँ पर बड़े बड़े नेता और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और जो व्यवस्थापक हैं, मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, वो सभी वहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और पूरे मैदान को एसपीजी ने अपने सुरक्षा चक्र में ले लिया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री तकरीबन 1 बजे के करीब जेवर पहुंचेंगे, जहां पर वो एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। अगर बात करें तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। शंघाई एयरपोर्ट के बाद भारत का जेवर एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहाँ पर न सिर्फ यात्री विमान जो है उड़ेंगे बल्कि कार्गो सेवाएं भी रहेंगी, यानी कि जो माल ढुलाई के लिए तमाम सारे विमान रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे सुविधाएं रहेगी। और जो फिलहाल में वर्तमान में व्यवस्था की जा रही है तो जहाँ 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर यात्री 2024 के बाद यात्रा कर सकेंगे, वहीं अगर बात करें तो 40 लाख मीट्रिक टन की जो कार्गो की ढुलाई है वो भी यहाँ से हो सकेगी। और अभी अगर बात करें तो जब पहले फेज में इसका निर्माण होगा तो तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो भारत सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें। और जिस तरीके से एक भव्य एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रगति के द्वार खुलेंगे बल्कि भारत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा निवेश आएगा, क्योंकि जब एयरपोर्ट संचालन में आ जाएगा तो उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको विकसित की जाएगी। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी समृद्ध होगा और एक नया बिजनेस हब अगर कहा जाए कि जेवर बनेगा तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से निवेश को बढ़ाया जाए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाया जाए, उसकी एक बानगी होगी जेवर एयरपोर्ट। तो आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसका शिलान्यास करेंगे तो रिकॉर्ड समय में इसके बनाने का भी काम होगा, क्योंकि
2021 अब खत्म होने के करीब है और इसके बाद अगर बात करें तो 2024 में यहाँ से विमान के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। तो कम समय में इस बड़े एयरपोर्ट को संचालन शुरू किया जाएगा और यहाँ से तकरीबन जो विकास के द्वार हैं उसको खोलने की कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश बढ़े, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे लोगों को रोजगार मिले। जो एक मुख्यमंत्री की सोच है और प्रधानमंत्री की सोच है उसको कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सोच है, जो विजन है, वो इस एयरपोर्ट से साकार होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। बलराम पांडे भी वहां पर है। बलराम, आप क्या देख रहे हैं वहां पर विशेष? देखिए राजेंद्र, अगर हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इस एयरपोर्ट के स्थापित होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने लगेगी। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो प्रदूषण फ्री होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्थापित होने जा रहा है जेवर में। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये विकास की एक नई इबारत लिखेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसकी जो खूबियां हैं राजेंद्र, वो ये है कि इस एयरपोर्ट में 6 हवाई पट्टियां होंगी। इसके अलावा यहाँ पर सर्विस सेंटर भी होगा। अगर हम बात करें तो 6200 हेक्टेयर में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार होगा और इसकी जो कुल लागत है वो 29,650 करोड़ रुपए होगी। तो यानी कुल मिलाकर के बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी लागत है और इसके जो पहले चरण का काम है वो 1095 दिनों में पूरा होगा। तो यानी 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी और ये उड़ान सिर्फ भरी नहीं जाएगी बल्कि ये विकास की उड़ान होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत जो आसपास के राज्य हैं वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे और विदेशों से निवेश आएगा। जो उम्मीदें मुख्यमंत्री जी ने जताई थी, जब ऐसी अपेक्षाएं हैं इस एयरपोर्ट से कि इसमें निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा क्षेत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश और बलराम। और चलिए आगे बढ़ेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं और इसी क्रम में वो आज अपनी पुरानी सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ रैली में शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने आज लखनऊ में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। राजधानी के रमाबाई अंबेडकर मैदान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ रैली होगी और इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर अखिलेश यादव शामिल होंगे। रैली का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दिया गया है। और संजय चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी यूपी के पूर्वांचल के जिलों में अच्छी पकड़ रखती है और इस पार्टी की खासकर नोनिया जाति के वोट पर अच्छी ग्रिप मानी जाती है। यूपी में नोनिया समुदाय के कुल 1.26% वोटर हैं, जो कि गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ और बलिया में सबसे ज्यादा हैं। पार्टी का पूर्वांचल की 15 विधानसभाओं में अच्छा असर देखने को भी मिलता है। पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान 2019 में सपा के टिकट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिन्हें भाजपा के महेंद्र नाथ पांडे ने करीब 14,000 वोटों से हरा दिया था। यूपी में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी और सत्ता की गद्दी तक पहुंचने की चाबी तलाश रही समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में सपा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से 3 बार मुलाकात की है। इससे दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। बाईस की लड़ाई में सपा को मिलेगा आपका साथ। 48 घंटे में सपा से संजय सिंह की तीसरी मुलाकात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिश में जुटी है और इसी कोशिश में आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और अब संजय सिंह ने ऐसा बयान दे दिया कि आप और सपा के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
गठबंधन हो ही जाएगा, बातचीत सारी हो चुकी है, या अरविंद केजरीवाल जी उसमें सहमति जब देंगे तब इसकी घोषणा होगी? मुझे लगता है कि इसके बारे में जब अंतिम कोई बातचीत होगी तो जरूर आपको बताएंगे। जल्दी ही कुछ संभावनाएं हैं, बातचीत अंतिम दौर में पहुंचेगी। चर्चाओं को बल जहां संजय सिंह की बातों से मिल रहा है, वहीं पिछले 48 घंटे में संजय सिंह सपा के नेताओं से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। जहां अखिलेश से उनकी एक मुलाकात बुधवार को हुई, वहीं रामगोपाल यादव की किताब विमोचन के वक्त भी संजय सिंह मौजूद रहे। इससे पहले संजय सिंह मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई देने गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो गठबंधन से पहले अखिलेश यादव के सामने हों। और उससे भी बड़ा सवाल सीट शेयरिंग का है, क्योंकि सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी क्या भाजपा को हराने के नाम पर समझौता करेगी, या समझौते के नाम पर अखिलेश के सामने मुश्किलें खड़ी करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य सिंह के भाजपा में जाने पर बोले प्रमोद तिवारी, कहा वो 2 साल पहले ही व्हिप उल्लंघन कर भाजपा में शामिल हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें अलविदा कह दिया था। सत्ता की चाह रखने वाले जा रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस, गांधी परिवार और संघर्ष चाहिए वो साथ है। सपा एमएलसी ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा पीएम ने माफी मांगकर किसानों को सही साबित किया। सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण किसानों की जानें गई। हमारी सरकार आने पर देंगे आर्थिक मदद। गाजीपुर से विधायक सुनीता सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा सपा के शासन में सड़क बनाने से ज्यादा खर्च मंच लगाकर आश्वासन देने में कर दिया जाता था। 10 साल से सड़क का काम रुका हुआ था। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने की अखिलेश और मायावती की तारीफ। यमुना और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने के लिए की तारीफ। कहा अच्छे कामों की होनी चाहिए प्रशंसा। अब भाजपा ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा और ओवैसी पर साधा निशाना। ओवैसी को बताया एसपी की बी टीम। सपा और ओवैसी पर लगाया सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप। कहा जनता को इनका सच पता चल गया है। बिल्कुल, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब कैसी सियासी बहार बह रही है, क्या राजनीतिक माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे मुरादाबाद संवाददाता उबैदुर रहमान के पास, जो कि सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। चल रहा है, ये जानने के लिए हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं और ये मुरादाबाद का शहर विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर बेवफा चाय वाला की दुकान है। ये सबसे मशहूर चाय की दुकान है मुरादाबाद में और इसका नाम है बेवफा चाय वाला। तो खैर वफाई की बात बाद में होगी, पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में चाय के साथ साथ चर्चा होती रहती है, किस तरह जो चुनावी माहौल है वो बदल रहा है, ये जानते हैं। ये बताइए भाई साहब, इस बार जो चुनावी माहौल है वो क्या है? चुनावी माहौल चल रहा है कि किसे जिताया जाए, किसे आगे बढ़ाया जाए। क्या किस पार्टी की सरकार बनती नज़र आ रही है आपको उत्तर प्रदेश में इस बार? उत्तर प्रदेश में सरकार उसकी तो बननी चाहिए जो रोजगार दे सके। क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होगा इस बार या योगी जी दोबारा आएंगे? देखिए, योगी जी ने कोई काम दोबारा आने वाला किया नहीं है अभी तक और हम तो ये चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। और यहाँ पर आज तक सब तो जो है समाजवादी का रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि फिर सरकार समाजवादी की बननी चाहिए। बताइए भाई साहब, क्या चल रहा है? जो चर्चा है वो चाय पर आप लोग करते रहते हैं, तो किस पार्टी का जोर है इस बार? सर, इस पार्टी में इस समय बीजेपी का जोर है और बीजेपी ने बहुत काम किया है और सड़कें बनवाई हैं, गरीबों को घर दिए हैं बनाकर। और नहीं, जो इस समय अभी पानी पड़ा था उससे टूटी है, उस पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट की तैयारी चल रही है और नोएडा में भी आपका बहुत बड़े इंटरनेशनल उस पर एयरपोर्ट बन रहा है और जो गरीब लोग हैं उनको घर बना के दिए गए हैं। मैं तो ट्रैवल से काम करता हूँ, अली इंटरनेशनल ट्रैवल्स कंपनी है मेरी। ये बताइए कि चुनावी माहौल क्या है, चर्चा जो है चुनावी वो क्या है? हम लोग चर्चा करते रहते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और काफ़ी बढ़ोतरी के साथ बढ़ने जा रही है समाजवादी सरकार में। अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बताइए कि मुद्दा ये है कि महंगाई की वजह से आप नाराज़ हैं मौजूदा सरकार से, जो योगी आदित्यनाथ की, तो फिर किसको चुनेंगे? अखिलेश जी को चुनेंगे।
अखिलेश यादव क्या महंगाई कम कर देंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी पहले भी कई बार सरकार रही है, लेकिन इस तरीके से कभी महंगाई हुई नहीं है यूपी के अंदर। नई गवर्नमेंट इस तरह की चर्चा यहाँ पर चाय पे अक्सर लोग करते रहते हैं, और जो बेवफा चाय वाले हैं वो अपनी चाय बेचते रहते हैं। लोग आते हैं चाय पीने, लगातार आते रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं, चाय बना रहे हैं। ये बताइए कैसा चल रहा धंधा? जी धंधा तो सर बहुत मंदा है, जब से योगी सरकार आई है जब से बहुत मंदा है। आपकी चाय तो बड़ी मशहूर है, हम देख रहे हैं बाहर भी लोग बैठे हैं। मशहूर है, लेकिन वो ऐसा सिस्टम बना दिया है योगी सरकार ने कि हमारा धंधा चौपट है। टैक्सी ड्राइवर से मैं आज चाय वाला बन गया, बेवफा चाय वाला बन गया सर। ऐसा क्यों करा दिया? क्योंकि सरकार टैक्सी, हमारा जो कारोबार था वो कारोबार कोरोना काल में सब योगी सरकार की वजह से या मोदी सरकार की वजह से। क्या चर्चा चल रही लोगों के बीच में इस बार? सर इस बार साइकिल सब पे भारी। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। साहब हम तो हैं रामपुर के, मगर हमें अभी तक ये नहीं पता चल रहा है किसका जोर होगा किसका नहीं होगा। आपके रामपुर में किसका जोर है? हमारे रामपुर में तो साहब इसी का फूल का हो रही है, भाजपा का। जी हाँ। ये बताइए कि एक बार फिर क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो साहब भगवान जान सकता है, और ये चुनाव के टाइम पे पता चलेगा। ये मोदी जी या अपने ये योगी जी आ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी में क्या नहीं आ सकते। माहौल आपको लग रहा है कि भाजपा का है? जी हाँ। यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है सत्ता में आ जाएगी, वहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन में अखिलेश यादव की भूमिका अहम लग रही है उनको। उबैदुर रहमान, ABP गंगा, मुरादाबाद।